अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय क्लास शाहिद सर's एजुकेशन पॉइंट. So what is today's topic? As you can see on the board on the screen, today our topic is fossil fuels. और fossil fuels चूंकि बहुत है, आज हम डिस्कस करेंगे कोल भी डिस्कस करेंगे, पेट्रोलियम भी डिस्कस करेंगे एंड नेचुरल गैस भी डिस्कस करेंगे. लेकिन आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? कोल को डिस्कस करने वाले हैं. कोल कैसे फॉर्म होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कोल एंड व्हाट आर द ब्यूटीफुल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. आज के इस लेक्चर में यही चीजें आपके साथ डिस्कस होंगी. क्या फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है, ठीक है ना बेटा, एंड फॉसिल फ्यूल्स के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लस फॉसिल फ्यूल्स के टाइप्स क्या है, और उन टाइप्स में से कोल को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो जुड़े रहे अपने शाहिद सर के साथ. और हां बेटा, वंस अगेन अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर माय डियर. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक फॉर व्हाट, फॉर सब्सक्राइब. ओके किया तो शैल वी स्टार्ट. चलिए बेटा. ओके सो हियर फॉसिल फ्यूल्स. देखो बेटा, फॉसिल फ्यूल्स जो है ना, ये बहुत इजी है. फॉसिल फ्यूल्स आप लोगों को तो पता होगा कि सिंस फ्रॉम 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास ये चीजें हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना. तो इसलिए इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है. हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जो मैं एनसर्कल करूंगा, और वो आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखने हैं. वो क्वेश्चन आने के चांसेस है बेटा, ठीक है. तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज अ फॉसिल फ्यूल? जल्दी से बेटा देखो, वन बाय वन, बिल्कुल टू द पॉइंट. इतना ही याद रखो. फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है सर? फॉसिल फ्यूल्स जो है ये नेचुरली रिसोर्सेज है फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ, ये वाला पॉइंट बेटा इंपॉर्टेंट है. रिमेन्स ऑफ व्हाट? एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ इयर्स एगो. बात यही तक है. फॉसिल फ्यूल्स वो नेचुरल रिसोर्सेज है जो कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं. तो जो पुराने प्लांट्स एंड पुराने एनिमल्स जो है, जब वो डेड एंड डिके होते हैं, मिलियंस को बहुत सारे ईयर्स लगते हैं. यहां पे मैंने लिखा मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, जो बुरीड अंडर द अर्थ's crust, राइट. तो बुरीज अंडर द अर्थ, सो व्हाट दे फॉर्म द फॉसिल फ्यूल्स. So fossil fuels are sir natural resources that are formed from the remains of ancient plants and animals, okay, that lived millions of years ago. Okay, you got my point? Very good. They include, इसमें क्या क्या include होता है? One is बेटा coal, आपका oil and natural gas are used for energy production in various sectors such as transportation के लिए, electricity के लिए, generation and heating के लिए. समझ आ गए बेटा? तो सिंपल, मैं डिटेल में यहां पे नहीं बताऊंगा फॉसिल फ्यूल्स का मतलब क्या है, वो दिस नो. मैं सिंपली बताऊंगा कि फॉसिल फ्यूल्स वो नेचुरल रिसोर्सेज है दैट आर फॉर्मड फ्रॉम व्हाट? दैट आर फॉर्मड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्ड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो. इट इंक्लूड्स, बेस्ट एग्जांपल क्या है? वन इज द कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. आपको पता है क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल फ्यूल? इज अ फॉसिल फ्यूल, ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. वेरी गुड. तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर, कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेटिक चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. देखो, ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, इनकी जो हम कह सकते हैं खराबी जो है, ये बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करती है जो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करता है. दे इमिट सो मेनी व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रीन हाउस गैसेज एंड दे हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द एनवायरमेंट. ये इनका डिमेरिट है, आप कह सकते हो डिमेरिट है. अगर हम कोल की बात करेंगे, आपको पता है इंडिया में 40% कोल से, यानी ये ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करता है. वर्ल्ड जो पोल्यूशन है ना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का, तो उसमें से कोल सबसे 40%. आप इमेजिन करो कि ये कितना टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस करते हैं. एनीवेज, एनर्जी देती है. एनर्जी कहां कहां हम इस्तेमाल करते हैं? लाइक मैंने यहां पे कहा, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड हीटिंग पर्पसेस. सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर.
ओके माय डियर, नाउ लेट मी टेल यू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जल्दी जल्दी हम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, देखो आप इसका देखिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर आप साइड में रहा करो। चलिए भाई, ऐसा ना हो कि आप मुझे ही हटाएं, है ना। तो चलिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके, हो गया, टेक ए स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं। ओके, नाउ पहला पॉइंट हम देख सकते हैं, कार्बन बेस्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द फॉसिल फ्यूल्स, दे ऑल आर कार्बन बेस्ड। सो फॉसिल फ्यूल्स प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ये ज्यादा होता है। तो वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, दैट आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स। तो याद रखेंगे, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन कार्बन, दे आर बेस्ड ऑन कार्बन, दे आर बेस्ड ऑन कार्बन, दे आर कार्बन बेस्ड। तो फॉसिल फ्यूल्स प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। Point number one, that's clear, very important. And yes, they are non-renewable. चूंकि मैंने आपको पता है तो ये अनलिमिटेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन उनको बनने में सदियां लगती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो दैट इज वाई हम इनको फ्रीक्वेंटली यूज नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज किया, देन वी हैव टू वेट फॉर जनरेशन एंड दैट्स व्हाट इट मेक्स इट नॉन रिन्यूएबल। सो दे आर फाइनाइट, दे आर नॉट इनफाइनाइट, दे आर फाइनाइट resources formed over millions of years and cannot be replenished within a human lifespan. तो within a human span हम इसको दोबारा यूज नहीं करेंगे, and they are finite, they are limited, and that is why my dear they are non-renewable. They are what? Non-renewable. Okay, आगे बढ़ते हैं। Number next, high energy density. Yes, this is the way important. Fossil fuels have high energy content relative to their volume, making them efficient source of energy. Why they are efficient source of energy? No doubt they produce so many smoke, so many pollutants, so many gases that pollute the environment. But my dear, they are high in energy density. They are high in energy density. That is why they are the efficient source of energy. Are you getting my point, my dear? And next point है बेटा, versatility. They can be easily stored. Versatility, a thing is said to be versatile if you can easily transport it, if you can easily store it, है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है इसको स्टोर करने में, etc. So that thing is called versatile. तो versatility का मतलब क्या है? They can be easily stored, they can be easily transported from one point to another point and converted into various forms of energy, such as हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट एनर्जी में एंड मैकेनिकल एनर्जी में। आई होप बेटा ये वाले पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। क्यों नहीं आएंगे भाई, ये तो बिल्कुल सिंपल है और मैं सिंपल वे में आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको तो समझ आना चाहिए। यस, अनदर थिंग इज दे आर यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब है दे आर यूनिवर्सल। They are universal. Fossil fuels are widely available. They are widely available. I mean to say they are found in many regions, almost every region in the world, which contributed to the extensive use in modern times, modern society. So they are ubiquitous, means they are generally present in every region. They are generally, not every region, but mostly fossil fuels जो है are widely available. इतना याद रखो, when a thing is widely available, that thing is called as ubiquitous. Okay, now ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एनवायरमेंटल इंपैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। फॉसिल फ्यूल सबसे नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं किस पे? एनवायरमेंट पे। देखो, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेस, जो मैं अभी बोल रहा था। वेरी गुड, ये ग्रीन हाउस हमें डिटेल में पढ़ना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, एनवायरमेंटल जिसमें इकोलॉजी में हमें पढ़ना है ग्रीन हाउस इंपैक्ट, राइट। एंड पोल्यूटेंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर कंट्रीब्यूटिंग टू एयर एंड वाटर पोल्यूशन। You really got my point? Yes sir, it is very easy. So they have environmental impact, very good not good but bad environmental impact. They badly affect the environment. Why? Because they release so many greenhouse gases, and hence they pollute the air and water, as well as climate change. Okay, हो गया। Dependency,
व्हाट डू वी मीन बाय डिपेंडेंसी? मेनी इकोनॉमीज, एग्जैक्टली मेरा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो हैवीली डिपेंडेंट है कोल प्रोडक्शन पे, फोसिल फ्यूल प्रोडक्शन पे. दैट इज व्हाई मेनी कंट्रीज दे डिपेंड ऑन द फोसिल फ्यूल प्रोडक्शन. तो मोर द फोसिल फ्यूल प्रोडक्शन इज देयर, मोर इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द इकोनॉमी. Exactly, my dear. So that's why dependency. Many economies heavily rely on fossil fuels for energy production and industrial processes, making them central to global energy system. I hope बेटा आपको ये characteristics बहुत अच्छे से समझ आ गए. ठीक है ना बेटा? ओके, तो आगे बढ़ते हैं बेटा. चलिए, तो these are yes. Now simple सा क्वेश्चन है, as I already told you how the fossil fuels are formed. यहां पे हम बताएंगे how coal is formed. मैं यहां पे fossil fuels की बात करूंगा, लेकिन fossil fuel मैंने यहां पे कोल लिया है. आज कोल पढ़ेंगे, फिर पेट्रोलियम, फिर उसके बाद नेचुरल गैस एटसेट्रा. कोल कैसे फॉर्म होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर्म्स ऑफ कोल के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हो तो इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बेटा. देखो, कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ एंशिएंट प्लांट्स दैट लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. ये ऑलरेडी मैं कह चुका हूं. द प्रोसेस स्टार्टेड व्हेन, जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं एंड दे फॉल इनटू स्वैम्प्स और अदर वेट एनवायरमेंट्स. Over time, these plant remains accumulate and are buried under layers of sediments. सिंपल सी बात है. प्लांट की जब डेथ होती है, एनिमल की जब डेथ होती है, तो वो किसी गड्ढे में चला जाता है या किसी वेट एरिया में चला जाता है, और जहां वो बुरी होता है तो इंसेक्ट डिकम्पोजिशन हो जाता है और वो एक्यूमुलेट हो जाता है. ठीक है ना? और इसमें एक लेयर ऑफ सेडिमेंट चढ़ जाता है ऊपर. ठीक, एज मोर एंड मोर सेडिमेंट पाइल्स ऑन टॉप. इसी तरह एक पाइल के बाद दूसरा पाइल, इसी तरह वो दब जाते हैं. Okay, and the process and heat from the earth's crust causes chemical and physical changes into the plant material and eventually turning it into the coal. Coal makes up 40% of the world's कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन फ्रॉम द फ्यूल्स. तो देखो, एक प्लांट जब मर जाता है या एनिमल जब मर जाता है, वो अर्थ पे चला जाएगा ना, किसी गड्ढे में चला जाएगा या किसी वेट एरिया में चला जाएगा. इसके बाद सेडिमेंट पे इसमें लेयर्स पे इसके ऊपर चले जाएंगे, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और एक्यूमुलेट होने के बाद ये कंप्रेस हो जाता है, और फिजिकल और केमिकल चेंजेस ऑफ अर्थ की वजह से इसके अंदर एक प्रोसेस बन जाती है. दैट इज हाउ कोल इज फॉर्म्ड. तो अब आपने क्या समझा कि कोल बेसिकली जो प्लांट्स और एनिमल्स बुरी हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, फिर अंदर से बहुत सारे केमिकल और फिजिकल प्रोसेस अर्थ की हो जाते हैं, जिसपे लेयर्स पे सेडिमेंट रॉक्स ये कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट एक्चुअली फॉर्म्स द कोल. आई होप इट इज वेरी सिंपल. मुझे प्रोसेस नहीं समझानी है, सिंपल तरीका मैंने आपको यहां पे बताया हाउ कोल इज फॉर्म्ड. सो दिस इज इट, दैट इज इट. ओके, चलिए बेटा. नाउ अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरा दिमाग में रखो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. अगर मैं फॉर्म्स की बात करूंगा, देयर आर जनरली 4 मेन टाइप्स और रैंक्स ऑफ कोल, ईच विद डिफरेंट कार्बन कंटेंट एंड एनर्जी. आपको याद रखना है फॉर्म्स कितने हैं और कार्बन कंटेंट कितना है, और सबसे बढ़िया कोल क्या है. जिसमें जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है वो उतना ही ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है. तो यहां पे बात करेंगे सबसे पहला इट इज पीट. दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कोल. जब कोल का अर्ली स्टेज होता है, दैट इज पीट फॉर्मेशन एंड द लोवेस्ट. इसमें याद रखो, इसमें लोवेस्ट कार्बन कंटेंट देखने को मिलता है. मैं साइड में हूं, आप आराम से देख सकते हो, लिख सकते हो बेटा. ठीक है, फिर बाद में मत कहना सर प्लीज आप साइड हो जाओ, है ना. ऐसा ना हो कि आप मुझे अब हटा लो. ठीक है ना. तो लोवेस्ट कार्बन कंटेंट, पीट इज पार्शियली डिकम्पोज्ड प्लांट मैटर फाउंड इन बॉग्स एंड स्वैम्प्स. इसका जो कार्बन कंटेंट है ये याद रखेंगे, इट इज लेस देन 60%. इंपॉर्टेंट है, 2 चीजें याद रखनी है. पीट जो है ये अर्लीस्ट स्टेज ऑफ कोल है, और इसमें सबसे कम कार्बन कंटेंट पाया जाता है, लेस देन 60%. आई होप बेटा ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया. दूसरा जो है दैट इज लिग्नाइट. लिग्नाइट इज द सेकेंड. यस, लिग्नाइट इज द सेकेंड, और इसको ब्राउन कोल भी कहते हैं. इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्राउन कोल.
सो लिग्नाइट इज, ये दूसरा स्टेज है कोल का। नेक्स्ट स्टेज, इजी टू अंडरस्टैंड, इट हैज हायर कार्बन कंटेंट देन पीट। पीट से ज्यादा इसका कार्बन कंटेंट है, और ये इसका कंटेंट कितना है, ब्राउनिश ब्लैक, इसका कंटेंट है बेटा 60 to 70%। याद रखेंगे उसमें लेस देन 60 था, और इसमें 60 से लेकर 70% तक कार्बन कंटेंट है, याद रखेंगे। ओके, गॉट इट, फाइन, वेरी गुड। इसके बाद चलते हैं बिटामिनस कोल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिटामिनस कोल, ये जो बिटामिनस कोल है, बिटामिनस कोल, ठीक, बिटामिनस कोल जो है, इट्स ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ कोल, मोस्ट अबंडेंट, एंड हैज हायर कार्बन कंटेंट देन, यहां पे मैंने सब बिटामिनस लिखा, लेकिन इट इज लिग्नाइट, देन लिग्नाइट कोल। इट इज वाइडली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एंड आपको पता है कितना कंटेंट है इसमें, इट इज माय डियर 60 to 80%। ये परसेंटेज याद रखो बेटा, यही एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी कुछ ज्यादा से ज्यादा कोल के फॉर्म पूछे जाएंगे, एंड कोक भी बेस्ट है, 98% कार्बन वहां पे पाया जाता है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। एंड द लास्ट वन इज बेटा एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ कोल एंड हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, एंड आपको पता है कितना है, कितना है, यस एग्जैक्टली, इट इज 90 to 98%। वेरी गुड बेटा, मैं इसको यहां पे ले जा रहा हूं। सो एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ शबाश कोल एंड हैज द हाईएस्ट कार्बन कंटेंट, एंड इट इज 92 to 98%। 92 to 98%, इतना आप याद रखेंगे। तो बेटा आज का लेक्चर इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों ने आज का लेक्चर भी बहुत बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा। इफ रियली मुझे कैसे पता चलेगा यार आप लोग मेरा लेक्चर रियली में एंजॉय करते हो? आपके कमेंट से। आई नीड नथिंग फ्रॉम यू बट अ सिंपल वन कमेंट, and one comment is my confidence my dear, really that's my confidence। ओके बेटा, तो आप जरूर कमेंट कर लीजिएगा कि सर इसी तरह से आप आगे भी लेक्चर्स दीजिएगा, ठीक है? अगर आपको इसी तरह के लेक्चर चाहिए, अदरवाइज मैं 4 दिन या 5 दिन में सारा साइंस का जो टॉपिक है ना, साइंस का जो जितना पोर्शन है वो 1 हफ्ते के अंदर में वो कंप्लीट कर सकता हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि भाई धीरे धीरे आराम से आपको समझ आएगा, ताकि आपको ये जो ना मोटिवेशन मिले, आपको क्यूरियोसिटी मिले कि भाई पढ़ना है, समझ आ गया? अदरवाइज इट इज 1 2 3 and within 1 month, not within 1 week I can finish your all syllabus। बट मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आपका बेसिक्स जो है आपको वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे अल्लाह ताला ने अगर चाहे तो आपकी सिलेक्शन हो जाए, है ना? तो अगर नहीं तो फिर भी आपको आगे जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए आप प्रिपेयर रहो, है ना? तो थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, कीप ऑलवेज लर्निंग, थैंक यू।